हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर लेक्चर सीरीज। तो हम लोग पढ़ रहे थे मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन का इंट्रोडक्शन कल कराया था मैंने सिखाया था कि इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसके बारे में बताया था। और आज मैंने कहा था कि आज मैं आपको पहले वेक्टर पढ़ाऊंगा। वेक्टर इसी चैप्टर का पार्ट है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर से प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि जितने बार इसके हम लोग फॉर्मूले देखेंगे, डेरिवेशंस देखेंगे, हर बार हमें वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए हम लोग पहले वेक्टर कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी में भी इसी चैप्टर के अंदर आता है। तो पहले तो क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वेक्टर क्या होता है। तो हेडिंग पहले डालिए वेक्टर्स, ठीक है। तो पहले ये डिफाइन करिए व्हाट इज वेक्टर, है ना। तो पहले तो ये समझने से पहले, वेक्टर को जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या हम लोग ने रिवीजन करा है यूनिट एंड डायमेंशन का। जो चैप्टर मैंने पढ़ाया था यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट करके, उसमें मैंने पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल वर्ड से स्टार्ट करा था ना मैंने। एक्चुअली फिजिकल वर्ड कोई बोलता नहीं तो नॉर्मली मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी। फटाफट क्विकली रिवाइज करेंगे, कोई बच्चा अगर आज पढ़ेगा तो उसको भी समझ में आएगा उतना ही, ठीक है। उसमें मैंने पढ़ा था क्या होता है भाई। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि प्री डिफाइंड होती है, जो पहले से ही ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में डिफाइंड है, जिनको हमने डिराइव नहीं करा, हम प्रूव नहीं कर सकते, हमें पहले से पता है, वो यूज करेंगे। बट एक बार आवाज सुन लेना, ठीक है। ओके, चलो। अब उसमें इसके बाद हमने पढ़ा था इसका दूसरा भाई होता है, ये तो फर्स्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया कि डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती थी, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से बनाते हैं। तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी में तीन क्वांटिटी रखी गई थी, एक था मास, एक था लेंथ और एक था टाइम। यानी आपका द्रव्यमान हो गया, दूरी हो गया और समय, ये तीनों होते हैं हमारे मेन फंडामेंटल क्वांटिटी। इनकी मदद से ही हम कुछ बनाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल मैं क्विकली आपको रिवाइज कराने के लिए न्यूटन का फॉर्मूला लिख देता हूं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इसमें क्या है, फोर्स जो बल है इज इक्वल टू मास इनटू त्वरण के बराबर उस बॉडी के एक्सेलरेशन के बराबर होता है। वेरी गुड। तो इसको प्रूव कर देते हैं कि ये इससे ही बना है। मास तो पहचान ही रहे हैं आप, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये सब पढ़ के आ रहे हो पीछे, तो इसमें हेल्प नहीं करूंगा मैं। और वेलोसिटी कैसे होती है, देखो टाइम को इधर रख लें तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो ये दूरी हो गया, ये मास हो गया और ये समय हो गया। तो क्या मैंने प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया, डेराइव्ड क्वांटिटी किससे बनी है। अब इसमें इसी का आपके टाइप ऑफ क्वांटिटी का एक प्रकार होता है कि यहाँ पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड के बेसिस पर उसका जो मान है और क्या वो दिशा पे निर्भर करता है या नहीं करता, इसके बेसिस पे भी दो प्रकार की क्वांटिटी बताई गई। एक बताया गया स्केलर क्वांटिटी और एक बताया गया वेक्टर। हिंदी में कहते हैं अदिश राशि और सदिश, है ना। तो यहाँ पर सदिश क्या है भैया, जो दिशा पर और मैग्नीट्यूड दोनों पर निर्भर करता है। और स्केलर क्या बोला गया कि जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि दिशा है या नहीं है। समझ में आ गया। तो हम क्या पढ़ने वाले, हम यही पढ़ने वाले हैं। तो इतनी लंबी कहानी के बाद हम शुरू कर सकते हैं, यानी कि ये सब पढ़ा था हम लोग ने, उसके बाद ही हम इसको पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया। तो यानी कि टू टाइप ऑफ क्वांटिटी तो हमें पहले से पता है, दैट इज वो बेस्ड ऑन डायरेक्शन। इंग्लिश में कहते हैं कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पर निर्भर करते हुए दो प्रकार की क्वांटिटी होती हैं। वो कौन सी क्वांटिटी, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर। तो वेक्टर्स के अंदर पहली हेडिंग डाल लेंगे हम लोग रिवीजन के लिए, स्केलर क्वांटिटी। हेडिंग लिख लीजिए स्केलर क्वांटिटी। मैं शॉर्ट में ही लिखवाऊंगा ताकि आप लोगों की अच्छी नोट्स बने, ठीक है। चलिए, तो पहली हेडिंग क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटीज। स्पेलिंग सही कर देते हैं, क्वांट, ठीक है। क्वांटिटीज लिखिए, इसके अंदर लिखिए, लिखिए अ फिजिकल क्वांटिटी a physical quantity which can be described completely
completely by its magnitude only, मैंने क्या बोला था, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करे। चले आगे लिखें। तो यानी क्लियर कट हो गया कि जब भी ऐसी कोई क्वांटिटी होगी, इसका एग्जांपल क्या हो गया, डिस्टेंस। पढ़ के आ रहे हैं अभी, वही एग्जांपल लेंगे जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं, है ना। तो डिस्टेंस हमने पहले से पढ़ा है कि उसमें डिस्टेंस क्या होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हो इज नोन एज, ये सब लिख सकते हैं, स्केलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर। ठीक, लिखिए इसके अंदर, अ फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स, अ फिजिकल क्वांटिटी, कैसी फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स both magnitude and direction to be expressed is known as vector quantity। बस इतना ही थ्योरी लिखना है, इसके बाद थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये मेन है, आपको पता होना चाहिए अंदर क्या होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बताओ कोई एग्जाम्पल आप बताइए। अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं सर, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्यों, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट में हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट पता होना चाहिए, और हमेशा लाइन जो ड्रॉ करते हैं वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ करते हैं, और किसी डायरेक्शन में नहीं बना सकते, यानी कि डायरेक्शन डिपेंडेंट होता है ये। दूसरा इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा तो वेलोसिटी भी वेक्टर हो जाएगा। फिर इसका तीसरा एग्जांपल जो पीछे पढ़ के आ रहे हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी। सारे प्रूफ हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे, तो यहां लिखिए नेक्स्ट। अब ये बुलेटिन में होना चाहिए, बुलेटिन में होना चाहिए, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर with arrow on the top। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर जैसे लिख दिया मैंने ये, तो यहां पर एक काम करो ना, इसको कैपिटल हटा दो। क्यों मैंने हटा दिया, तो कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, हाँ जब स्मॉल में भी लिख देंगे तो ऐसा कोई, क्योंकि पोजीशन वेक्टर में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। तो ये देखो, या फिर स्मॉल ए वेक्टर, लो लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर सेकेंड बुलेटिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेक्टर क्वांटिटी मस्ट ओबे, वेक्टर क्वांटिटी
must obey vector algebra law। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी के लिए अलग नियम बने हैं, उन नियम के तहत ही उनको सॉल्व करेंगे, उनको जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, इन तीनों। अलजेब्रा का मतलब ये होता है, अलजेब्रा जिसको नहीं पता उसके लिए, अलजेब्रा का मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो इनके लिए आपके रूल हैं वेक्टर के अलग से, उन रूल से ही उनको सॉल्व करेंगे। उनको हम नॉर्मल अलजेब्रा की तरह जैसे 2+2 करते हो वैसे नहीं कर सकते, वेक्टर के कुछ नियम है, वो नियम पढ़ाए जाएंगे, उससे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। तो इसको रिप्रेजेंट कह रहे हैं, कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेड एज, यहां देखो ध्यान से, ठीक, एक लाइन है पी क्यू और ये क्या हो गया तुम्हारा ए। तो यहाँ पर ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, लेंथ ऑफ दिस एरो, लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड डायरेक्शन is represented by एंगल। एंगल क्या कर रहा है, डायरेक्शन। कैसे एंगल, ये देखो एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो डायरेक्शन पर, ठीक है। अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट हेडिंग इज योर टाइप्स ऑफ वेक्टर। मैं क्या करूंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा और डायग्राम बनाऊंगा, आपको साथ साथ में लिखना है। ठीक है, पहला लिखिए, पहला टाइप, फर्स्ट टाइप पैरेलल वेक्टर। क्या है इसका, पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल वेक्टर कैसे होंगे, दो वेक्टर हैं, वो सेम डायरेक्शन में हैं, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम। लिख दे, कंडीशन लिख दे, बताओ कंडीशन क्या है, डायरेक्शन ऑफ दीज वेक्टर विल बी सेम, है ना। लिखो, दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। शॉर्ट में ही लिखवा रहा हूं जिससे तुम लोग को याद करने में दिक्कत। मैंने मैग्नीट्यूड सेम होगा ये नहीं बोला है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ एक चीज लिख देता हूँ, चलो ये आगे के लिए, एंगल बिटवीन देम कितना हो जाएगा बेटा, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख लो। जैसे कुछ बच्चों को समझ नहीं आता ना सर ये 0 कैसे होगा, तो ये देखो ध्यान से ना, ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट करेंगे तो ये एंगल ही नहीं बनने वाला ना, तो ये 0 डिग्री होगा। सेकेंड टाइप लिखिए, इक्वल वेक्टर, इक्वल लिखिए, वेक्टर्स which have equal magnitude and same direction। ध्यान समझ, इसको समझ नहीं आ रहा है, सिंपल है बहुत। इक्वल वेक्टर से आसान कुछ नहीं हो सकता, इक्वल तभी होगा जब उन दोनों का पहली बात तो मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, तभी वो दोनों क्या होंगे। तो एक चीज बोलूं मैं, क्या इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होंगे, तो आंसर इज यस सर।
यस, है ना। यहाँ लिखूंगा मैग्नीट्यूड, मॉड का मतलब होता है बच्चों मैग्नीट्यूड। जब भी विधि किसी वेक्टर के आगे ऐसे हमने मॉड लगा दिया, इसका मतलब है हम क्या कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और ये मैंने लिख दिया इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये लो भाई, नेक्स्ट थर्ड लिखिए, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल का मतलब बहुत ही आसान है, क्या हो जाए, दोनों क्या हो भाई, डिफ अपोजिट डायरेक्शन। लिखिए, दोज वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन, दोज वेक्टर्स विच हैव अपोजिट, विपरीत दिशाएं, है ना, डायरेक्शन, विपरीत दिशा होगी है ना, आर कॉल्ड, वो आप लिख लेना, आर कॉल्ड, ठीक है, जरूरत नहीं है लिखने की मुझे। अब इसमें देखो दो बना लो, मैंने मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी, मैंने बस बोला कि इनकी दिशा क्या होगी, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे निगेटिव वेक्टर ही पढ़ाना है, तो फिर उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा मैग्नीट्यूड की बात मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। एंगल कितना बन रहा है इनके बीच में, 180 डिग्री का, कितना बन रहा है इनके बीच का एंगल। मैंने ये जानबूझ के न्यूमेरिकल के लिखवा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल में जिसको कभी आगे चल करके इस्तेमाल करना हो तो हमें, हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाए, ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा चल रहा है सेशन, इसमें हर चीज आपको कवर हो रही है। नेक्स्ट है निगेटिव वेक्टर, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, फोर्थ, चौथा प्रकार क्या है, निगेटिव वेक्टर। साथ साथ में सबको नोट्स बनानी है, कोई आलस नहीं करेगा, कोई फोटो नहीं खींचेगा, सबको लिखना है, ठीक है। निगेटिव वेक्टर लिखो, वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स विच हैव, इसीलिए मैंने वहां एंटी पैरेलल में ये चीज नहीं लिखी थी, अब मैं सिखाता हूं तुमको, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट, उनका जो मैग्नीट्यूड है यानी उनका जो मान है वो बराबर ही है, लेकिन दिशाएं विपरीत है, ठीक है। एंगल कितना बनेगा, वो तो अभी भी सेम बनेगा 180, लेकिन अगर हमें डायग्राम बनाना होगा तो ये ए वेक्टर है, तो इसी के जस्ट अपोजिट में ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, समझ में आ रहा है। देखो ए वेक्टर का जो मान है वही, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो अब यहाँ से रुको, थोड़ा रिवीजन करते हैं, है ना, चार पढ़े, चारों रिवाइज करके याद करेंगे। पहला यह था पैरेलल, पैरेलल होने के लिए एक ही कंडीशन है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और कोई कंडीशन है नहीं, कोई मैग्नीट्यूड कंडीशन है नहीं, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। आगे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि इक्वल वेक्टर में क्या था। इक्वल वेक्टर में अगर देखा जाए तो वही डायरेक्शन वाली कंडीशन तो सेम चल रही है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर इक्वल हो गया। तो अब यही रुको, क्या मैं कह सकता हूं कि जितने इक्वल वेक्टर होते हैं वो सारे पैरेलल वेक्टर होते हैं, ये कंडीशन कह सकता हूं ना, क्योंकि पैरेलल होने के लिए सिर्फ डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं सारे इक्वल वेक्टर आपके पैरेलल वेक्टर हुए, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर हमारे इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते, समझ गए, ऐसे खेला जाता है इसके साथ। नेक्स्ट, अब जब एंटी पैरेलल पढ़ा हम लोग ने, तो जितने भी आपके अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर हुए वो सारे एंटी पैरेलल, ठीक, उनके मैग्नीट्यूड की बात यहाँ नहीं की गई। लेकिन जितने निगेटिव वेक्टर हुए वो सारे तो एंटी पैरेलल होंगे ही होंगे, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है प्लस उनकी डायरेक्शन भी, समझ गए। लेकिन सारे एंटी पैरेलल निगेटिव वेक्टर नहीं हो सकते। इज इट ओके, क्लियर हो गया, ये रिलेशंस याद रखना, ठीक है, ये रिलेशंस आपको याद रखनी है। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई डाउट हो बच्चों तो पूछ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लगेगा नहीं कि इंपॉर्टेंट है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टाइप इज को इनिशियल, पांचवा प्रकार को इनिशियल वेक्टर।
बहुत ही आसान है, नाम में ही आंसर है। को इनिशियल मतलब एक से ज्यादा वेक्टर हो लेकिन सबका शुरुआती बिंदु सेम हो, सब स्टार्ट एक ही जगह से हो रहे हैं लेकिन अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो ये एक वही बात हो गई कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से एक इधर वेक्टर चला गया, एक इधर वेक्टर चला गया, एक इधर वेक्टर चला गया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये क्या हो गया, कोइनिशियल। समझ में आया? तो इसमें एक ही कंडीशन है, कोइनिशियल वेक्टर्स, लिखिए कोइनिशियल वेक्टर्स आर those vectors which have the same initial point, which have, एक ही कंडीशन है कि एक ही शुरुआती बिंदु होना चाहिए। वेरी गुड। नेक्स्ट, सिक्स्थ, कोलिनियर वेक्टर। सिक्स्थ, कोलिनियर वेक्टर, लिखिए इसमें कोलिनियर पॉइंट किसी को याद है? हमने 9th क्लास के पहले पढ़ा होगा, 9th क्लास में से पढ़ाया जाता है, 9 से 9 चैप्टर है, कोई बात नहीं। लिखिए those vectors which are lying in the same line, which are lying in the same line are कोलिनियर। इसमें कोई डरने की बात नहीं है, अभी मैं बना के दिखाऊंगा, ठीक है? तो इसकी कंडीशन समझो पहले। ये कह रहा है कि आपके जो वेक्टर्स हैं, जैसे एक वेक्टर बना दिया मैंने, मान लो ये ए बना दिया, ए वेक्टर बना दिया, ठीक है? और मैंने कहा बी वेक्टर भी क्या है, इसी के ऊपर है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है। तो एक ही लाइन पर ये दोनों वेक्टर हैं कि नहीं है? तो क्या ये दोनों कोलिनियर हुए कि नहीं हुए? कंडीशन तो यही थी ना, एक ही लाइन पर होने चाहिए। फिर क्या हमेशा क्या ये पैरेलल है? पैरेलल इसलिए है सर कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो क्या सिर्फ पैरेलल वेक्टर ही कोलिनियर हो सकते हैं? तो आंसर इज नो। कोलिनियर कहता है कि सिर्फ एक ही लाइन पर वेक्टर होने चाहिए, उसने ये नहीं कहा कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए या नहीं हो सकती। उसका बस ये कहना है कि मैं एक ही लाइन लूंगा, उसी लाइन पे जितने वेक्टर बन सके बना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जैसे ये कैसे बना पता है तुमको? मैं सिखाता हूँ, मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ बहुत ही अच्छे से, ये बहुत ही अच्छा नॉलेज है इसमें। जैसे मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मान लो 2 है, और मैंने बी वेक्टर लिया, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एक संबंध था कि ए वेक्टर का जो मान होगा उसका दोगुना बी वेक्टर का मान, और वो दिशा भी सेम होगा, ठीक है? तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना आया, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया, 4। तो मुझे ये खुद बताओ तुम। तो जब मैं ए वेक्टर बनाऊंगा तो मुझे मुझे पता है इसी ए वेक्टर से बी वेक्टर बन सकता है, बिना इसके बी वेक्टर नहीं बन सकता है। तो जब भी मैं बी वेक्टर लिखना चाहूंगा तो मैं जितनी लंबाई इसकी है उसकी दोगुनी लंबाई बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा? और मैं लिख दूंगा बी वेक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ बताइए? तो क्या समझे तुम? तो ये बहुत ही क्लियर है, ये कुछ ऐसा नहीं है जो हो ही नहीं सकता, ये हो भी सकता है, ये होगा भी, और फिजिक्स में आपको दिखेगा भी, बस आपको समझना पड़ेगा। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल बन सकता है, अगर मैंने कहा कि बी वेक्टर का संबंध ए वेक्टर से इस प्रकार से है कि ये -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, यानी माइनस साइन का अर्थ ये हुआ, वो तो सर निगेटिव वेक्टर हुआ ना। कहा गया भाई? ये निगेटिव साइन, निगेटिव मतलब डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, और 2a का मतलब हुआ उसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका अर्थ ये हुआ कि फिर से इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो ये ए वेक्टर होगा, और यहाँ पर इसको टेल कहा जाता है, इसकी पूंछ हो गई,
और इसका ये हेड हो गया, इसका ये सर हो गया। हेड और टेल की बात आपको मैंने बताई, ठीक। तो इसका मतलब है कि -2 ये क्या हो जाएगा सर, उसकी टेल से ही शुरू करते हैं हमेशा, और टेल से विपरीत दिशा में दोगुनी लेंथ की लाइन हम खींच देंगे, तो ये बन जाएगा -2 निगेटिव उसकी दिशा के लिए। तो क्या ये एक ही लाइन पर नहीं है? है सर। आप इस लाइन का अर्थ क्या होता है, जिसको इसको लाइन भी नहीं पता, लाइन बेटा अनंत से अनंत तक होती है, ये एरो बनाई जाती है इसीलिए। वो क्या होगा, -इन्फिनिटी से लेकर के +इन्फिनिटी तक लाइन जाएगी। निगेटिव नंबर जितने बड़े हो सकते हैं और पॉजिटिव नंबर जितने बड़े हो सकते हैं, वो सारे एक ही लाइन पर है, यानी अनंत है ये रेखा। तो इसका मतलब ये लाइन पर आ सकता है कि नहीं आ सकता, देखो एक लाइन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यानी कि ये कोलिनियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो भैया ध्यान रखना कि कोलिनियर बड़ा खतरनाक है, बहुत ही आसान लगता है लेकिन बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो कोलिनियर वेक्टर में क्या क्या एंगल पॉसिबल है सर, दो ही एंगल पॉसिबल है, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। लिख देता हूं, अगर डायरेक्शन क्या है भैया, सेम, और यहां हो जाएगा 180 डिग्री, देखो 180 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और ये कब हो जाएगा, जब अपोजिट। इज इट ओके? मैंने ना पैरेलल बोला ना मैंने एंटी पैरेलल, मैं बड़े ध्यान से पढ़ा रहा हूँ और हर एक छोटी बात को बता रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, आपकी जिम्मेदारी है कि हर चीज आपके दिमाग में जानी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। अच्छा, कोई और अगर हमारे क्लास में ऐसा है जिसके पास कोई और ऑप्शन है, तुम अगर ये दोनों एंगल्स का कोई एंगल बना सको तो बिल्कुल बनाओ और मुझे बताओ, बन सकता है? चलो बताओ कैसे बनेगा, बताओ। एक ऐसे खींच दी लाइन मैंने, ठीक, और क्या कर दूं, ऐसे खींच दूं, हाँ बताओ, नीचे खींच दूं, चलो ये नीचे खींच दिया, ये ए वेक्टर बोल दिया, और इसको क्या बोल दूं, बी वेक्टर बोल दूं, तो ये क्या है, ये होगा या नहीं होगा, नहीं होगा ना, चलो बढ़िया, हटा दिया, लो भाई। चलो एक कंसेप्ट तो तुम्हारा क्लियर है कि दोनों एक ही लाइन पे होंगे। चलो एक चीज हो गई, एंगल कितना बनेगा, तो तुम तो कह रहे थे कुछ और बना के दिखाओगे, मैंने पूछा 0 और 180 के सिवाय कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता, आंसर इज नो। तुमने खुद एक्टिव, यही अच्छा तरीका है पढ़ने का, जब हम एक्टिविटी करते हैं ना, कुछ हम सोचते हैं, कुछ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तब समझ में आता है कि क्या हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ दिख रहा है कि 180 बन रहा है, तो ये आंसर क्या आ गया, फिर से वही आ गया कि सर सिर्फ 0 बनेगा, 180 बनेगा, इस वाले केस में 180 बनेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, और एक ही रेखा पे आ रहे हैं, इसलिए कहेंगे कोलिनियर तो है। चलो बढ़िया, वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज योर कोप्लानर वेक्टर। नेक्स्ट कौन सा टाइप हुआ भाई, ये 6 हो गया, 7, 7th टाइप क्या है, कोप्लानर वेक्टर। तो कभी भी कोई वेक्टर कोप्लानर कब होता है, पहले नाम में ही आंसर होता है, को मतलब एक दूसरे के साथ, पड़ोसी अड़ोसी है ना, को इनिशियल में देखो एक से ज्यादा थे और एक ही घर में, एक ही प्लेन पर, एक ही तल पर रह रहे हैं, यानी अगर एक प्लेन पर ही सारे के सारे वेक्टर पाए जाएंगे तो उनको कोप्लानर कहा जाएगा। तुम कहोगे सर ऐसे कैसे, सारे तो ऐसे कोप्लानर ही, मैं दिखाता हूँ ना तुमको, मैं दिखाता हूँ, क्या टेंशन ले लो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, अब मैंने कहा ये जेड है, तो प्लेन कैसे बनता है मैंने सिखाया है सब कुछ बेसिक, मैंने कोई कंप्लेन नहीं कर सकता। मैंने कहा था दो एक्सिस मिलेगी तो एक प्लेन बनेगा, तो अगर x और y में पाया जाएगा एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो वो एक्स वाई प्लेन का हुआ। एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आ रहा है q, जिसका कोऑर्डिनेट है x, z, तो ये तो एक्स जेड प्लेन का हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ बना देता हूँ क्यू आर, तो क्यू आर कहाँ बनी है बताओ, क्यू आर किस प्लेन में बनी हुई है, एक्स जेड प्लेन बनी है। और अगर मैं यहाँ से पी क्यू यहाँ बना हुआ है, पी एस बना दूं, पी एस बना दूं, तो पी एस कहाँ बना होगा, एक्स वाई में बना कि नहीं बना, ये x1 z1 हो गया, ये नहीं, इसको ऐसे कर दो ना, x2 z2, ताकि कोई भी मैच ना करे, और फिर ये x3 कॉमा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में पाए गए, इसकी डिफिनीशन क्या थी कि वो सारे वेक्टर जो एक ही प्लेन में पाए जाएंगे उनको कहा जाएगा कोप्लानर। तो यानी होना क्या चाहिए था, एक और यहाँ खींच दूं मैं,
तो यहाँ पर इसका नाम कर देते हैं टी एक्स, है ना। तो क्या ये दोनों कोप्लानर होंगे कि नहीं होंगे? तो टी एक्स और पी एस वेक्टर जो है ये क्या है? कोप्लानर है, लेकिन क्यू आर कोप्लानर नहीं है। ठीक है, तो लिखिए वेक्टर्स लोकेटेड इन द सेम प्लेन, वेक्टर्स located in same plane is called coplanar। ओके, तो एग्जांपल के तौर पर tx वेक्टर एंड ps वेक्टर, देखो नाम सही से लिखना, उसकी पूंछ से स्टार्ट करेंगे और खत्म करेंगे उसके हेड पर। तो यहां पर देखो ध्यान से, आर कोप्लानर बट क्यू आर इज नॉट, लेकिन क्यू आर नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो किस प्लेन में लाई करता है? हिंट के लिख दूं, एक्स जेड प्लेन, और ये हिंट के लिए डिवीजन जो करेगा उसको पता रहेगा ये किस में है, एक्स वाई प्लेन। ठीक है, चलो ये हो गया। एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट होता है कॉन्करेंट वेक्टर। नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट होता है कॉन्करेंट वेक्टर। आठवां प्रकार हो गया कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान सुनना, इसी थोड़ा ना कंफ्यूजिंग होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। क्यों? क्योंकि इसी का एक भाई ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जैसे जो को इनिशियल वेक्टर पढ़ा था आपने, को इनिशियल में याद रखना कि उसमें ये कंपलसरी है कि सबको एक ही जगह से स्टार्ट करना है। लेकिन कॉन्करेंट क्या कहता है कि तुम शुरू कहीं भी करो, कहीं से भी तुम चलो, नहीं नहीं नहीं, लेकिन अगर हम तुमको वापस से ट्रेस करें, पीछे की तरफ खींचे, तो तुम कहीं एक कॉमन पॉइंट पर आकर के मिलो। तो मुझे तुम खुद बताओ, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है और ये डी वेक्टर है, तो मुझे ये बताइए सी वेक्टर कॉन्करेंट वेक्टर हुआ या नहीं हुआ? देखो ध्यान से, ये कहाँ मिल रहा है? ये नहीं मिल रहा है ना। तो हम कहेंगे ए बी डी तो कॉन्करेंट है, क्योंकि वो एक ही कॉमन पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट हो रहे हैं, लेकिन सी नहीं हो रहा है। तो ये मैंने एग्जांपल बनाया आपके लिए, तो लिखिए इसकी परिभाषा, those vector which pass through a common point, those vector which pass through a common point, कॉमन पॉइंट में नाम लिख दूं मैं, कॉमन पॉइंट इस केस में क्या है, मान लो इसको नाम कर देते हैं ओ। ठीक है, ठीक, आर कॉन्करेंट वेक्टर। ठीक बेटा, एग्जाम्पल के तौर पर ए वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर आर पासिंग थ्रू ओ। ठीक है, बट सी इज नॉट, सो ए बी डी इज कॉन्करेंट वेक्टर। क्या ये बात क्लियर हुई? मैं सारे प्रकार के एग्जाम्पल बना बना के दिखा इसीलिए रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत हो तो समझ में आ जाए। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? किसी को डाउट तो नहीं है? नेक्स्ट आपका नल या फिर जीरो वेक्टर। 9 प्रकार, नल या फिर उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो नल का मतलब क्या हुआ? जिसके पास कुछ भी ना हो, जीरो तो समझ ही रहे हो। तो ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड जीरो हो वो होता है नल या फिर
क्या इसकी कोई डायरेक्शन बता पाएगा? नहीं बता सकते सर। एक पॉइंट जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है वहां से इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं, इसीलिए कहते हैं इसकी जो दिशा होती है वो आर्बिट्रेरी होती है। एक वर्ड यूज करते हैं इंग्लिश में आर्बिट्रेरी, मतलब किसी भी दिशा में पॉसिबल है लेकिन इसकी दिशा होगी। ठीक है, अब ये ध्यान से लिखो, लिखो इसके अंदर अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, एक ऐसा वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड है ना, इज नल वेक्टर। ठीक है, इसका एक बेसिक एग्जांपल है, सम ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज अ वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इस परिभाषा की मदद से हम ये कह सकते हैं अगर ए वेक्टर को उसके खुद के निगेटिव वेक्टर से ऐड किया जाएगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो शून्य ही आएगा, लेकिन दिशा तो होगी ही होगी। अब वो दिशा कोई भी हो सकती है। इस तरीके से हमने जीरो वेक्टर को एक वेक्टर क्वांटिटी मैंने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। देखो मैं बताता हूँ तुमको, मैं तुमको कुछ चीजें बताता हूँ, काफी कुछ पढ़ाया मैंने आज, लेकिन तुमको बताता हूँ क्या एक बार पढ़ना होता है, क्या 2 3 4 बार पढ़ना होता है। ये सारा एक बार पढ़ना होता है। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए अच्छे से कि नेगेटिव वेक्टर तो सेम वेक्टर का ही बन सकता है, बस अपोजिट। ठीक, तो इस पे एक बार और पढ़ना है, 2 बार तो दो, एक स्टार इस पे बना दिया। कोइनिशियल एक बार पढ़ना है। ठीक, कोलिनियर एक बार समझना है, बात खत्म हो गई। एग्जाम्पल देख लेने, एग्जाम्पल में हर एक इसके एग्जाम्पल बनाया हूँ। फिर उसके बाद कोप्लेनर भी एक ही बार, सिर्फ एक बार देखना है। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्करेंट एक बार देखना है, जीरो वेक्टर एक बार देखना है। ठीक, लेकिन यूनिट वेक्टर 2 बार 3 बार 4 बार, जब तक क्लैरिटी ना हो जाए तब तक देखना। ठीक है, चलिए, अ वेक्टर हैविंग, ये सब मैंने आगे पीछे वाली क्लासेस में भी बार बार मेंशन करा है इसके बारे में, तो थोड़ा सा अगर अच्छे से वीडियोस देख रहे होंगे तो मजा भी आ रहा होगा। कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही होगी पिछले, जब मैं आई जे के लिखा था मैंने, जब मैंने मोशन इन 1D पढ़ाया था, अब वो सारी प्रॉब्लम तुम्हारी खत्म होने वाली है। वो सारी प्रॉब्लम इसी वजह से हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ लिखिए अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट वर्ड का मतलब क्या होता है, ये पूरी फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड वेक्टर का क्या होगा, हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे लिखिए, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक, इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई डायरेक्शन, इसका काम क्या है, डायरेक्शन को डिफाइन करना। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, या ऐसे रिप्रेजेंटेड एज ए कैप या फिर एन कैप, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेटर कौन सा होगा, वेक्टर का होगा। ठीक, और कैप क्या रिप्रेजेंट करती है, ये डिफाइन करती है कि कौन से प्रकार का वेक्टर है, यानी ये क्या है, ये ओरिजिनल वेक्टर का ही लेटर लिया जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो तुम मुझे खुद बताओ कि यहाँ पर ये है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और डिवाइड किससे कर रहा हूँ, उसी के मैग्नीट्यूड से। तो जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है 2 वेक्टर अपॉन 2, तो 2 1 जा तो 2 ही हो जाएगा ना, तो बचेगा तो यही तो बचेगा ना। तो अब ये जो मैग्नीट्यूड जब 1 हो गया तो इसी को मैं लिख सकता हूँ, जैसे इसका वेक्टर का नाम अगर ए था तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि डिवाइड कर दिया तो मैं लिखूंगा
ए कैप, सॉरी कैप, ठीक है। ए कैप का मतलब क्या है, जब मैं इसका ए कैप का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, मॉड लगाऊंगा, तो ये हमेशा 1 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और डायरेक्शन किसकी होगी, ओरिजिनल वेक्टर की जो डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन। समझ में आ गया? तो ये सारी चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, फॉर्मूला इसका क्या होता है, कैसे बनता है। ठीक, ठीक है। तो ओरिजिनल वेक्टर क्या होगा सर, ओरिजिनल वेक्टर को रिप्रेजेंट करने की जो बेसिक डिफिनीशन है, उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो उसके डायरेक्शन से, उसके डायरेक्शन से। समझ में आ रहा है? ये हो गया, ठीक। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलो। ये तो तुमने पढ़ा यूनिट वेक्टर। अब तुम पढ़ोगे बेस वेक्टर्स, इसी का ही सब टाइप है, अलग से पढ़ने की टाइप नहीं लिखूंगा उसको, मैं लिखूंगा बेस वेक्टर्स, जो कि यूनिट वेक्टर्स का ही इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। तो मैं इनको कोई टाइप नहीं बोलता, इसको बोलता हूँ सब टाइप। तो बेस वेक्टर किसका होगा सर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कोई डायरेक्शंस को दिखाने के लिए जो यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होते हैं, उनको कहा जाता है बेस वेक्टर। ठीक है, ध्यान सुनना। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन दो पॉसिबल है, एक पॉजिटिव एक्स और एक निगेटिव एक्स, तो इनके लिए एक बेस वेक्टर हो गया। फिर वाई एक्सिस की दिशा दिखाने के लिए एक पॉजिटिव वाई और निगेटिव वाई, उसके लिए एक बेस वेक्टर हो गया। फिर जेड एक्सिस का पॉजिटिव और निगेटिव दिखाने के लिए, तो दिशा दिखाने के लिए तो सिर्फ हमेशा एक ही प्रकार का वेक्टर काम आ सकता है, यूनिट वेक्टर। अब इस यूनिट वेक्टर को सिर्फ एक्स वाई जेड से जोड़ दिया गया, तो उसको बोला गया बेस वेक्टर। तो बेस वेक्टर इज अ टाइप ऑफ यूनिट वेक्टर, एक प्रकार है यूनिट वेक्टर का, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है, यहां लिखिए, इन एन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फ्रेम, इन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट frame, there are three unit vectors, there are three unit vectors, तीन यूनिट वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आई जे एंड के कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, लिखिए आगे, these are used to indicate, these are used to indicate, इंडिकेट का मतलब होता है निर्धारित करने के लिए, है ना, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस डायरेक्शंस। दिख रहा है ना नीचे तक, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो अब इसको आगे लिखो, फॉर पॉजिटिव एक्स वी यूज प्लस आई कैप, फॉर नेगेटिव एक्स वी यूज माइनस आई कैप, फॉर पॉजिटिव वाई वी यूज प्लस जे कैप, फॉर नेगेटिव वाई वी यूज नेगेटिव जे कैप, for positive z we use plus k cap and for negative z we use minus k cap. आगे लिखो, I cap is perpendicular to j cap is perpendicular to k cap, है ना, माइनस आई कैप, मतलब इसे माइनस का कोई अर्थ नहीं है। अब बस ये जान लीजिए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, चाहे माइनस लो चाहे प्लस लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं दिखा देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं। अब देखो ध्यान से, ये आपका प्लस जे कैप, ये आपका माइनस जे कैप, ये आपका एक्स एक्सिस है तो ये प्लस आई कैप और ये माइनस आई कैप। अब तुम खुद बताओ, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, खत्म। और एक्स एक्स से तो होगा नहीं, है ना। तो याद रखना कि चाहे आप प्लस जे माइनस आई लो, चाहे आप प्लस आई माइनस जे लो, चाहे प्लस आई प्लस जे लो, वो तो परपेंडिकुलर रहेंगे ना। इसे मैंने एक बार लिखा सिर्फ, ये सारे एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर। ये रहने दे क्या, चलो, लेकिन अब तो मिटा दिया, वीडियो से बना लेना, ठीक है, रेफरेंस के लिए। ये हो गया तुम्हारा, ठीक।
अब आपके बचते हैं सिर्फ दो प्रकार के वेक्टर, एक है आपका पोलर वेक्टर और एक है आपका एक्सियल वेक्टर। ये दोनों वेक्टर हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज टाइम अप हो गया है और हम लोग जो है अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे, उसमें कुछ डिस्कशन भी करना है, ठीक है। बच्चों कुछ अगर आपका छूट गया हो ब्लर होने की वजह से तो मुझे बता दो, मैं दिखा दूंगा वापस स्लाइड में, ठीक है। चलो ठीक है, एंड करते हैं क्लास, यहीं पे एंड कर रहे हैं, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा।